हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल महिका स्टडी व्लॉग्स। हम आज से नया मॉड्यूल 3 एंड 4 स्टार्ट करने वाले हैं एफएमएम का। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में मॉड्यूल 1 एंड 2 ख़त्म कर दिया था एफएमएम का। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है वीडियो, तो मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैंने मॉड्यूल एंड 1 में क्या चीज़ को कवर किया है। ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, अगर आप मॉड्यूल 1 एंड 2 देख रहे हो तो उसको अच्छे से देखना, क्योंकि क्या है, कुछ चीज़ें मॉड्यूल 1 एंड 2 की इसमें आई है 3 एंड 4 में। तो अगर आप 3 एंड 4 अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप एक बार मॉड्यूल 1 एंड 2 ज़रूर देखना। और हाँ, 3 एंड 4 की जो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, ये 2 पार्ट में होगी, 2 से 3 पार्ट में होगी, तो उसको भी आप अच्छे से देखना विदाउट स्किपिंग एनी पोर्सन। ठीक है। तो क्या है, आपको डीप नॉलेज होगी। और या लेट्स स्टार्ट विद दिस मॉड्यूल 3 एंड 4 क्लास 11। हम क्या क्या पढ़ेंगे मॉड्यूल 3 एंड 4 में, यहाँ पे इसका पूरा दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्लियरिंग और सेटलमेंट साइकिल पढ़ेंगे, साथ में हम ड्रेसल के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। फिर इंडेक्स क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। इसमें बुक क्लोज़र और रिकॉर्ड डेट क्या होती है हम वो समझेंगे। क्या क्या रिसोर्स अवेलेबल है इन्वेस्टर्स को अगर वो अपनी ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करवाना चाह रहे हैं। और आर्बिट्रेशन क्या होता है, उसका वर्क क्या होता है, ये सब समझेंगे। आर्बिट्रेटर क्या होता है। तो हम सबसे पहले समझते हैं क्लियरिंग और सेटलमेंट प्रोसेस क्या होता है। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि जो ये वर्ड क्लियरिंग है और जो ये वर्ड सेटलमेंट है, इसका मतलब क्या होता है। तो देखो, क्लियरिंग का मतलब होता है कि द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स बिटवीन द बायर एंड द सेलर। ठीक है। तो जो भी कोई शेयर का ट्रांसफ़र होता है बायर या सेलर के बीच में, या शेयर्स की जगह हो सकता है फंड्स का, किसी चीज़ का भी, तो उसको हम क्लियरिंग बोलते हैं। और सेटलमेंट का, ये सेटलमेंट लास्ट स्टेप होता है, फाइनल स्टेप होता है, जिसमें कि बायर और सेलर को दोनों को अपनी मनी और शेयर रिस्पेक्टिवली मिल जाता है। ठीक है। तो हम समझते हैं क्या होता है, क्या दो प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले यू सेल शेयर्स ऑन डे 1 और टी डे। यहाँ पे टी डे को हम डिनोट करते हैं ट्रांजैक्शन डे पे। ठीक है। ट्रांजैक्शन डे मतलब जिस दिन आप या तो अपने शेयर सेल कर रहे हो या शेयर बाय कर रहे हो। ठीक है। तो ये टी डे वो हो गया। फिर द शेयर आर ब्लॉक्ड इन योर डीमैट अकाउंट इमीडिएटली। तो जो भी शेयर है या फंड है वो आपके अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में इमीडिएटली ब्लॉक्ड हो जाते हैं। ऑन डे 2, जिसको हम T+1 डे बोलते हैं, द ब्रोकर गिव्स द शेयर टू द एक्सचेंज। ठीक है। तो एक्सचेंज यहाँ पे कोई भी हो सकता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तब उसको समझना, जिस स्टॉक एक्सचेंज पे आप ट्रेड करते हो उस पे आपको वो शेयर देगा उस एक्सचेंज पे। ऑन डे 3, मतलब जिसको हम T+2 डे बोलते हैं, यू रिसीव द फंड्स इन योर बैंकिंग अकाउंट पोस्ट डिडक्शन ऑफ ऑल चार्जेस। तो यहाँ पे जो टी है ये ट्रांजैक्शन डे है दोनों में, और 1 डे मतलब टी डे के बाद जो फॉलोइंग डे होता है वो 1 डे, और डे 3 मतलब जो दूसरे दिन होते हैं वो 3rd डे। अगर यहाँ पे आपको इन वर्ड का मतलब नहीं समझ में आए, डीमैट अकाउंट या एक्सचेंज का, तो आपने वीडियो 1 एंड 2 नहीं देखा है मॉड्यूल, तो उसको जाके आप देखो, ताकि आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी कि डीमैट अकाउंट क्या होता है और स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। ठीक है। तब पढ़ते हैं, इन स्टॉक मार्केट there is always a buyer and a seller. So when a person buys a certain number of share, there is another trader who sells the share. This trade is settled only when the buyer receives the share and the seller receives the money. तो देखो, कोई भी स्टॉक मार्केट होता है ना, वहाँ पे एक बायर और एक सेलर रहता है। तो जब भी कोई पर्सन सर्टेन नंबर ऑफ शेयर बाय करता है, तो वहाँ पे एक और ट्रेडर होता है जो कि शेयर सेल कर रहा होता है। ठीक है।
तो ये ट्रेड तभी सेटल होती है कि जब बायर को मनी रिसीव हो जाती है, सॉरी जब बायर को शेयर्स रिसीव हो जाते हैं और सेलर को मनी रिसीव हो जाती है। ठीक है, अब हम समझते हैं व्हाट आर दी 3 फेजेस इन अ सेकेंडरी ट्रांजेक्शन और सेकेंडरी मार्केट ट्रांजेक्शन। तो सबसे पहला है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या होता है? इन अ स्टॉक एक्सचेंज अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स अकर साइमल्टेनियसली। द स्टॉक एक्सचेंज यूज an electronic order matching system to match buy and sell orders from different traders. This way each trade is executed. तो देखो, कोई भी स्टॉक मार्केट होता है तो वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स अगर हम हर मिनट होती रहती है, क्योंकि वहाँ पे है तो नहीं कि मैं या आप भी वहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, वहाँ पे तो ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हैं जो कि ट्रेड कर रहे हैं ना। तो इसलिए हर एक एक मिनट एक एक सेकेंड में ट्रेड्स होती रहती है। तो इसलिए क्या है ना, जो स्टॉक एक्सचेंज है वो ना एक इलेक्ट्रॉनिक मैचिंग सिस्टम यूज़ करता है, जिसमें वो ये मैच करता है कि कितने ऑर्डर्स बाय किए जा रहे हैं, कितने ऑर्डर्स सेल किए जा रहे हैं हर एक ट्रेडर से। इस तरीके से जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे स्टॉक मार्केट का समझ में नहीं आया है तो मैं वही बोलूँगी कि आप जाके वीडियो 1 और 2 देखो, मॉड्यूल 1 और 2, जिसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आप चाहते हो तो मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अब हम नेक्स्ट है क्लियरिंग। तो क्लियरिंग क्या होता है? वंस 2 ऑर्डर मैच एंड अ ट्रेड इज एग्जीक्यूटेड, द क्लियरिंग प्रोसेस टेक प्लेस. Clearing is the identification of what security is owned to the buyer and how much money is owned to the seller. The entire process is managed by clearing houses. These are independent entities. तो देखो, जब 2 ऑर्डर्स मैच हो जाते हैं ना और ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाती है तब क्लियरिंग प्रोसेस लेती है। क्योंकि मैंने आपको इससे पहले समझाया था क्लियरिंग का मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स और फंड बिटवीन सेलर एंड बायर। तो यहाँ पे वही लिखा है कि क्लियरिंग इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ व्हाट सिक्योरिटी इज़ ओन टू द बायर एंड हाउ मच मनी इज़ ओन टू द सेलर। ठीक है, तो ये जो क्लियरिंग प्रोसेस है पूरा, ये क्लियरिंग प्रोसेस ये कौन? क्लियरिंग हाउस मैनेज करती है और ये सारी इंडिपेंडेंट एंटिटीज़ हैं। तो अब सेटलमेंट क्या होता है? द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू फुलफिल द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाइड इन द क्लियरिंग स्टेप्स। ठीक है, दिस इन्वॉल्व्स द ट्रांजेक्शन सेटलमेंट फॉर द बायर एंड सेलर. सो वंस द बायर रिसीव्स द सिक्योरिटी एंड द सेलर रिसीव्स द पेमेंट, द ट्रांजेक्शन इज सेटल्ड. तो देखो, तो जो नेक्स्ट स्टेप है या कह लो लास्ट स्टेप है वो ये है कि वो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जो भी आती है आइडेंटिफाई की गई है क्लियरिंग स्टेप्स में, मतलब इस वाले स्टेप में, सेकंड स्टेप में, तो उसको हम आइडेंटिफाई करके उसको हम फुलफ़िल करते हैं. इसमें क्या होता है कि ये देखता है कि जो ट्रांजैक्शन हुई है बायर और सेलर में वो सेटल्ड है, मतलब कि बायर को अपने शेयर्स या सिक्योरिटीज़ मिल गए हैं और जो सेलर है जिसने सेल किया है उसको अपने मनी मिल गया है. तो ये चीज़ इसमें देखते हैं. सो वंस बायर रिसीव्स द सिक्योरिटी एंड द सेलर रिसीव्स द पेमेंट, द ट्रांजेक्शन इज सेटल. तो जब बायर को मनी बायर को अब सिक्योरिटीज़ रिसीव हो जाती है और जो सेलर है जब उसको पेमेंट रिसीव हो जाती है तो हम क्या कहते हैं? तो ट्रांजेक्शन सेटल्ड है. अब हम समझते हैं कि टाइप्स ऑफ सेटलमेंट क्या होते हैं स्टॉक मार्केट में. ठीक है, तो इसमें 2 सेटलमेंट होता है. एक होता है स्पॉट सेटलमेंट, एक होता है फॉरवर्ड सेटलमेंट. तो देखो, दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट इज़ कैरीड आउट इमीडिएटली फॉलोइंग द रूलिंग स्टेटमेंट प्रिंसिपल ऑफ T+2 डे. तो देखो, ये इमीडिएटली ये सेटलमेंट तब कैरीड आउट होती है कि जब रूलिंग प्रिंसिपल T+2 डे का जो होता है वो लग जाता है. ठीक है, और फॉरवर्ड सेटलमेंट एज अ नेम सजेस्ट कि ये तब होती है कि जब आप एग्री कर जाते हो कि आप ट्रेड को फ्यूचर में सेटल करोगे, विच कुड बी T+5 और T+7, मतलब T+5 डे और T+7 डे. तो स्पॉट मतलब इमीडिएटली और फॉरवर्ड मतलब जब आप फ्यूचर में ट्रेड को सेटल करना चाह रहे हो. तो अब हम समझते हैं कि रूलिंग स्टेटमेंट क्या होती है. और रूलिंग सेटलमेंट इज़ वन इन विच द ट्रेड इज़ settled in the days following the trade. These trades are settled in T+2 days. With this sort of settlement,
which indicates that deals are closed after the second working day. So if a trade is made on Tuesday, it will be closed on Thursday. You became the shareholder on the record on the day that your trades are settled. तो देखो क्या होता है, रोलिंग स्टेटमेंट एक ऐसा सेटलमेंट है जिसमें ट्रेड सेटल होती है जब हम T+2 डे में, मतलब कि जब हम ये कंसिडर करते हैं कि ये ट्रेड सेटल्ड हो चुकी है, कि जब T+2 डे को फॉलोइंग, मतलब कि जो ट्रांजेक्शन डे होता है उसके बाद जो सेकेंड डे होता है, जैसे इसमें एग्जांपल दिया है कि अगर ट्यूसडे को कोई ट्रेड की गई है, मतलब कि अगर ट्रांजेक्शन डे वो ट्यूसडे है, तो हम ये समझ लेते हैं कि ऑन द थर्ड डे, T+2 डे का मतलब थर्ड डे, तो कि थर्सडे होता है, तो उस दिन आपके पास शेयर्स आ गए, तो इसलिए हम इसको रोलिंग सेटलमेंट बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, एक ऐसा सेटलमेंट है जिसमें हम T+2 डे का प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। अब हम समझते हैं कि रोलिंग स्टेटमेंट के रूल्स क्या है BSE में। In Bombay Stock Exchange BSE, the shares are settled in the T+2 days. The government securities and fixed income securities for retail investors are also closed in T+2 day. Pay in and pay out when you buy or sell securities are executed on the same day of the trade. The securities are deposited by the client within 1 working day after the BSE completes the payout of the funds and securities. तो देखो इसमें 4 पॉइंट्स दिए कि BSE में रोलिंग स्टेटमेंट्स के क्या रूल्स हैं। तो देखो जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है ना, तो उसमें क्या है कि जो शेयर्स है वो T+2 डे, मतलब रोलिंग स्टेटमेंट को फॉलो करके वो सेटल हो जाते हैं। और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ होती है जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए होती है, वो भी T+2 डे सेटल हो जाता है। जो पे इन और पे आउट होता है कि जब आप बाय या सेल करते हो सिक्योरिटीज़ को, तब वो ऑन दी सेम डे ऑफ द ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है। और चौथा ये है कि जो सिक्योरिटीज़ क्लाइंट ने डिपॉजिट की है विद इन 1 वर्किंग डे में, तो BSE जब कंप्लीट कर लेता है पे आउट ऑफ द फंड्स एंड सिक्योरिटीज़, तब वो ऐसा है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि सेटलमेंट साइकिल NSE में क्या होती है। NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अगर आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं उस मॉड्यूल 1 और 2 का जिसका मैंने ख़त्म किया, इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है, तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इनफैक्ट मैं आपको प्लेलिस्ट का ही लिंक दे दूँगी ताकि आपके लिए ईजी रहेगा NSE और BSE समझने के लिए। तो देखो क्या साइकिल होती है हम समझते हैं। सबसे पहले ये एक्टिविटी हो गई कि ये कौन कौन सी एक्टिविटी होगी, और ये वर्किंग डेज हो गए। तो सबसे पहले रोलिंग सेटलमेंट ट्रेडिंग जो T डे होता है, ट्रांजेक्शन डे, तो इसमें आप फिर क्लियरिंग होती है जिसमें आप कस्टोडियन कंफर्मेशन देते हो, और डिलीवरी जनरेशन होती है कि मतलब डिलीवरी जनरेट होती है और क्लियरिंग कस्टोडियंस की कंफर्मेशन चाहिए थी, जिसको जो T+2 डे मतलब सेकेंड डे पे आप करते हो। ये फर्स्ट डे, ये सेकेंड डे। सेटलमेंट थ्रू सिक्योरिटीज़ एंड फंड्स पे इन एंड पे आउट। तो थर्ड डे को क्या होता है कि जो भी सेटलमेंट होता है सिक्योरिटीज़ के थ्रू, सिक्योरिटीज़ और फंड के थ्रू पे इन पे आउट, वो कंप्लीट होता है थर्ड डे को। फिर पोस्ट सेटलमेंट ऑक्शन, मतलब कुछ एक पोस्ट सेटलमेंट ऑक्शन भी होता है जिसको जो भी थर्ड डे होता है। और जो ऑक्शन सेटलमेंट है, मतलब जो आपने थर्ड डे को ऑक्शन किया है, वो फोर्थ डे सेटल हो जाता है। ठीक है, और जो अगर बैड डिलीवरीज हुई है कोई, तो अगर उसकी रिपोर्ट जाती है तो फिफ्थ डे होता है, मतलब आपके अकाउंट में ऑलरेडी डिलीवर्ड हो चुका है फिफ्थ डे पे। और जो पे इन पे आउट होता है रेक्टिफाइड बैड डिलीवरीज का, वो सेवेंथ डे पे होता है। और जो बैड डिलीवरीज के री रिपोर्टिंग, मतलब वापस से बैड डिलीवरी हुई है, तो वो 9 डे को रिपोर्ट होता है। और फिर जब री बैड डिलीवरीज हो जाती है तब उस क्लोज हो जाके, तो मतलब 10th डे, ऑन द 10th डे आपका साइकिल कंप्लीट हो जाता है ये। अब हम समझते हैं कि कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व है इस प्रोसेस में। तो सबसे पहले आते हैं क्लियरिंग कॉरपोरेशन। तो क्लियरिंग कॉरपोरेशन क्या होता है? क्लियरिंग कॉरपोरेशन इज़ वन ऑफ द मेजर पार्टिसिपेंट इन्वॉल्व इन द क्लियरिंग एंड सेटलमेंट प्रोसेस इन स्टॉक मार्केट।
The responsibility for clearing and settlement of trade executed at the stock exchange lies on the National Security Clearing Corporation Limited, जिसको हम NSCCL भी बोलते हैं। ये देखो क्या है ना कि जो क्लियरिंग कॉरपोरेशन ये सबसे मेजर मतलब सबसे बड़ा पार्टिसिपेंट है जो क्लियरिंग और सेटलमेंट प्रोसेस जो स्टॉक मार्केट में होता है उसमें इन्वॉल्व है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि मतलब ये रिस्पॉन्सिबल होता है क्लियरिंग और सेटलमेंट ट्रेड जो होता है जो कि स्टॉक एक्सचेंज में होता है, जिसके पास लाई करता है नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये 1 मार्कर का आ सकता है फुल फॉर्म, तो इसको आप याद रखो क्या है, नेशनल सिक्योरिटीज़ क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड NSCCL। अब हम समझते हैं क्लियरिंग कस्टोडियंस क्या होता है। They are another participants in the clearing and settlement process in Indian stock market. When trading members place deals in the stock exchange, the same is moved to the NSCCL, which transferred them to the clearing members. So देखो क्लियरिंग कस्टोडियंस दूसरे पार्टिसिपेंट्स है जो कि क्लियरिंग और सेटलमेंट प्रोसेस जो इंडिया स्टॉक एक्सचेंज में होता है उसके पार्टिसिपेंट्स हैं। तो जब कोई भी ट्रेडिंग मेंबर डील करता है स्टॉक एक्सचेंज में, तो वो क्या है जो सेम जिस चीज़ में उसको डील की है वो NSCCL को भेजी जाती है, जो कि वो ट्रांसफ़र जो डील की है जो भी शेयर्स है या मनी है वो फिर क्या है क्लियरिंग मेंबर्स को दे दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है क्लियरिंग बैंक्स। क्लियरिंग बैंक्स क्या होती है। क्लियरिंग बैंक्स आर रिस्पॉन्सिबल for the settlements of the fund. There are 13 clearing banks and each clearing member need to open a clearing account with either one of them. In case of payout, the clearing member receive funds in the clearing account and in case of pay-in, they need to make funds available. तो देखो जो क्लियरिंग बैंक्स है वो इसलिए रिस्पॉन्सिबल है कि जो भी मनी या पेमेंट के लाइक मनी में कोई ट्रांजेक्शन हो रही है तो उसका सेटलमेंट हो जाए। ऑल ओवर इंडिया में 13 क्लियरिंग बैंक्स हैं और हर क्लियरिंग बैंक में एक क्लियरिंग मेंबर है जिसको अपना क्लियरिंग अकाउंट खुलवाना होता है कोई भी एक क्लियरिंग बैंक से। अगर वहाँ पे कोई पे आउट है तो वहाँ पे जो क्लियरिंग मेंबर है उनको फ़ंड्स रिसीव होता है, मतलब मनी रिसीव होती है, और अगर पे इन है तो उनको फ़ंड्स या मनी अवेलेबल करवानी होती है। फिर होता है क्या फोर्थ है प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर्स। तो देखो दे आर स्पेशल कैटेगरी मेंबर्स अपॉइंटेड बाय NSCCL. However, note that they are not allowed to trade only and they can only clear and settle trade executed for their clients. तो ये क्या ये एक स्पेशल कैटेगरी होती है क्लियरिंग मेंबर्स की जो कि NSCCL अपॉइंट करता है। लेकिन इसमें बात एक चीज़ जो नोट करने की वो ये है कि वो अलाउ नहीं, वो मतलब NSCCL उनको अलाउ नहीं करता है कि वो ट्रेड करे, वो सिर्फ क्लियर और सेटल कर सकते हैं जो भी ट्रेड एग्जीक्यूट की है क्लाइंट्स के। अब डिपॉजिटरीज जैसा कि हमने अपने मॉड्यूल 1 और 2 में भी पढ़ा था कि डिपॉजिटरीज क्या होती है। आपने अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप देख लें डिपॉजिटरीज क्या होती है। तो इंडिया में 2 डिपॉजिटरीज फंक्शनल है, एक है नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड, उसको हम NSDL भी बोलते हैं, और एक है सेंट्रल डिपॉजिटरी लिमिटेड जिसको हम CDSL भी बोलते हैं। तो ये 2 डिपॉजिटरीज है जो कि आपका डीमैट अकाउंट और क्लियरिंग मेंबर के अकाउंट्स भी डीमैट अकाउंट होल्ड करती है, और जो भी क्लियरिंग मेंबर है उनको भी अपना अकाउंट उनके साथ मेंटेन करना पड़ता है। So thank you guys for watching this video. Until the next video, keep learning and keep practicing. Bye bye.